नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आत्मनिर्भर क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम मैथ्स का सिलेबस पढ़ रहे थे और मैथ्स की प्रश्नावली 16 हम स्टार्ट कर चुके थे। मैंने आपको इससे पहले वाली प्रश्नावली में मैथ्स के जो प्रश्नावली 16 से संबंधित हमारे घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु और बेलन के जो सूत्र थे उन्हें मैंने आपको रिवाइज कराया, सूत्रों को याद कराया। साथ में हमने 5 सालों में जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को देखा। यहां से दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, या दोनों प्रश्न 3-3 नंबर के, या एक प्रश्न 1 नंबर, एक प्रश्न 2 नंबर और एक प्रश्न 3 नंबर का, इस प्रकार से हमारे एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। हमने यहाँ पर यह देखा कि ये प्रश्नावली हमारी 5 या 6 नंबर की है और इससे जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं वो या तो घन घनाभ में से दोनों में से एक चीज से आ जाते हैं। गोला और अर्धगोला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आने की हमारी संभावना 80 से 90% होती है, जो कि हमारा एक प्रश्न जरूर अटेंड कराता है। साथ में हमने देखा शंकु से हमारा एक छोटा मोटा सवाल आ सकता है, जबकि बेलन से हमारा एक सवाल और आने को मिलता है। तो दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस प्रकार से हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक एक क्लास को क्रमबद्ध तरीके से लेते हुए और देखते जा रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन हमारे कोर्स को गति दे रहे हैं, इसी के कड़ी में हम आज इसके प्रश्नावली 16 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2020 में आने की संभावनाएं बनती है उन्हें आज देखेंगे। साथ में दोस्तों, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वाक्य सामने लिखा हुआ है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि जब हम जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक प्रश्नावलियों को पढ़ रहे हैं, यदि हम बूंद बूंद करके अगर ये मेहनत करते रहेंगे तो जो हमारे एग्जाम सामने हैं उसमें हम जरूर सफलता पाएंगे और 100% हमें अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। इसकी गारंटी आत्मनिर्भर क्लासेस की है। बस उसके लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको मेहनत करनी होगी दोस्तों, और हिम्मत नहीं हार के और लगे रहना है। हम इस कोविड-19 की लड़ाई को भी जीतेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एग्जाम देंगे और हमारे सपनों को भी साकार करेंगे। बस उसके लिए सिर्फ हमें मेहनत करनी होगी और कड़ी से कड़ी जोड़ने से मतलब दोस्तों हमें छोटे छोटे प्रयास करने होंगे। तो ये हुई आज की बात। इसी को हम अब समाप्त करते हुए हमारे जो सवाल है उन पर आते हैं। मैं आपको, यदि मेरी ये शायरी आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार की अगर अच्छी शायरी आपके पास भी होती है, इस प्रकार की अगर अच्छी चीजें आपके पास होती है तो आप कमेंट सेशन में जरूर कमेंट किया करो, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो है 2020 में आने की जिनकी संभावना बनती है मैं आपके लिए लेके आया हूं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमें यहां पर दिया हुआ है एक घन। क्या दिया हुआ है? घन। मैंने कल भी आपको बताया था कि घन हमारा वर्गाकार या वर्ग की जो समान 6 पृष्ठ हम ले लेते हैं, जो बराबर पृष्ठ होते हैं, अगर उन पृष्ठों को लेकर अगर हम कोई आकृति बनाते हैं तो वो हमारी घन कहलाती है। अब हमें इस घन का क्या दिया हुआ है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहां पर आपको घन का एक पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और साथ में हमसे पूछा है कि इस घन की भुजा क्या होगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और हमें कैसे करना है। यहां पर आपको घन की जगह आपको गोले का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जा सकता है। उसके साथ में अगर आपको गोले का दिया जाएगा तो वहां पर क्या पूछी जाएगी? आपसे त्रिज्या पूछी जाएगी। इसी प्रकार से आपको अलग अलग चीजों के क्षेत्रफल देके उनकी त्रिज्या, ऊंचाई, भुजा कुछ भी पूछा जा सकता है।
तो सबसे पहले हमारा सवाल इस प्रकार से 1 नंबर में या 2 नंबर में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये जो हमारा क्वेश्चन था सन 2018 में आया था दोस्तों, और इस प्रकार के प्रश्न हर साल आते हैं जो सीधे हमारे किससे संबंधित होते हैं, सूत्र से संबंधित होते हैं। यदि हमें उनका सूत्र सीधा सीधा याद है तो हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे और जो हमसे पूछा है वो प्राप्त करेंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इससे वाली पहले वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देखना, उसमें मैंने एक एक सवाल का आपको सूत्र लिखा है, एक एक चीज के मैंने सूत्र लिखा है। आप उन 20 या 25 अगर सूत्र कंठस्थ याद कर लेते हो तो हमारे 5 नंबर दोस्तों कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आते हम इस सवाल की ओर। हमें दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है भुजा स्क्वायर, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मैंने लिख दिया है 6 इंटू भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके नीचे, जो कि हमें दिया है 616। ठीक है दोस्तों, हमसे इसकी पूछिए भुजा, तो मैं इस भुजा के स्क्वायर को यहीं रहने दूंगा और साथ में इस 6 को मैं यहाँ गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में भेज दूंगा, तो बराबर में 216/6। तो दोस्तों जब मैं इसका भाग दूंगा तो भुजा स्क्वायर हमारे पास, इसे हम काटेंगे तो 6 एकम 6 6 18, 3 हमारे उधर जाएंगे 6 36। तो हमारे पास यदि दोस्तों अगर मैं भुजा निकालता हूं तो मैंने आपको अच्छी तरह पता होगा, जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर हटता है तो सामने वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है। तो यहाँ हमारी अंडर रूट 36 हो जाएगी। अंडर रूट 36 का मान होता है दोस्तों 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था इसलिए सेंटीमीटर। अगर और वर्ग हम तब लगाते हैं जब क्षेत्रफल दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना सरल प्रोसेस थी, हमने भुजा ज्ञात की। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। बस उसके लिए आपको इन 5 चीजों के आपको सूत्र याद होने चाहिए। आपको डायरेक्ट एक उसका क्षेत्रफल दिया होगा और डायरेक्ट आपसे इस प्रकार से एक क्षेत्रफल से भुजा, त्रिज्या, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी ज्ञात कराई जा सकती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, रोक कर आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आशा है समझ में आया होगा, और आपसे मैं हमेशा से एक बात कहना चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। प्रश्न हमारा हम रट नहीं सकते हैं, क्योंकि अथाह हजारों क्वेश्चन होते हैं, हम हजारों क्वेश्चनों को रट नहीं सकते हैं। हमारी 16 प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल है, हमें रटना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यदि हमारी समझ में आ गई चीज एक बार तो हम एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे। याद है कि हाँ हमें सूत्र लगाना है और आंसर लाना है, तो हम सूत्र याद करना है। तो उस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हर चीज का। उसके बाद में अगला प्रश्न में लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। दो गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सपक्षे यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो इनका या इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है हमारा कि दो गोले दिए हुए हैं हमें, और दो गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कि एक गोला ये है और एक गोला ये है। यानी कि दो गोले इस प्रकार से हैं, एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। यानी कि इनका जो अनुपात है, एक गोला 4 है तो एक गोला, यानी कि इसका क्षेत्रफल यदि 4 है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब हमें उन दोनों गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है कि इनका पूरे का आयतन का अनुपात क्या होगा, यानी कि पूरे आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोलों का दोस्तों, तो आप जानते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि हम दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग अलग मान लेते हैं, माना दोनों गोलों की त्रिज्या
R1 व R2 है। यदि मैं इसकी त्रिज्या R1 मानता हूं और इसकी त्रिज्या में R2 मानता हूं तो इस कंडीशन में इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप बोलोगे सर इसका तो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और इसका हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो सही कहा आपने, और 4 टू R2 स्क्वायर। अब इन्हें हमें इनका अनुपात ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4 पाई R1 का स्क्वायर और 4 पाई R2 का स्क्वायर, दोनों का अनुपात हमें दिया हुआ है प्रथम गोला अनुपात द्वितीय गोला। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? तो 4 पाई R1 का स्क्वायर अनुपात 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमें 4 और ये दिया हुआ है हमें 5 9 सॉरी। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और जब मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे कि प्रथम गोला बटे द्वितीय गोला। जब हम यहाँ से काटेंगे दोस्तों 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा जो R1 का स्क्वायर है वो हो जाएगा हमारा 4 और R1 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा अपॉन R2 का स्क्वायर, यानी कि R1 का स्क्वायर 4 है और R2 का स्क्वायर हमारे पास 9 है। यदि आप यहाँ से R1 और R2 का मान निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि हमारी जो प्रथम गोले की त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी कितनी? 2 और द्वितीय गोले की त्रिज्या आ जाएगी 3। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप चाहें, अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि प्रथम गोले का क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे द्वितीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। R1 स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है हमें 4, ये दिया हुआ है 9। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 9, यानी कि 2 बटे 3। ये R1 का स्क्वायर है, स्क्वायर सामने जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो अपने आप हमारे पास दोस्तों इसकी जो प्राप्त हो जाएगी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी R1 और R2, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 और 3। R स्क्वायर आप हटाओगे तो सामने अंडर रूट चढ़ जाता है और उसका एक जो अंडर रूट में से बाहर निकलेगा 4, तो अंडर रूट 4 का अर्थ 2 और अंडर रूट 9 का अर्थ हो जाएगा हमारा 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये प्राप्त हो गई R1 और R2 का मान, यानी कि हमें दोनों गोलों की क्या प्राप्त हो गई? त्रिज्या। अब हमसे इस प्रश्न में पूछा है, यहां तक उतारने के बाद आप इधर से उतारिए, दोनों गोलों के आयतन का अनुपात, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो आप जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, तो आप बताएंगे मुझे। तो 4 बटे 3 पाई R1 क्यूब बटे 4 बटे 3 पाई R2 क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो दोनों गोलों के आयतन को मैंने लिख दिया। यहाँ 4 बटे 3 से 4 बटे 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ? R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या करना है? R1 और R2 का मान यहाँ पर लिख देना है, यानी कि 2 का क्यूब बटे 3 का क्यूब। R1 का मान हमारे पास 2 है, R2 का मान हमारे पास 3 है, यानी कि 2 का क्यूब हमारे पास करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, और 3 का क्यूब हम करते हैं तो 3 तारी 9, 3 तारी इस प्रकार से होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी प्रकार से 3 तारी 9, 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो जाएगा हमारे 8 बटे 27 हमारा यहाँ पे इसका आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा था दो गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया हुआ था, और हमसे इनके आयतन का अनुपात पूछा था, तो हमने इनके आयतन का अनुपात यहाँ पर निकाल दिया, जो कि आया है 8 बटे 27। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों एक अनुपात का सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको जिन दो चीजों का अनुपात दिया है, आप उन दो चीजों को अनुपात को लिखिए, और साथ में उनके अनुपात को इस प्रकार से उनमें जो चीज हमें दी हुई है उनको लिखिए और उसका आंसर लाइए। क्या आपको प्रश्न में दिया है, आपको ये सही से देखना है, और क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इसे नोट कीजिए जल्दी से।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 30 सेंटीमीटर व 3 मीटर है। दीवार को बनाने में 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटें लगेगी। यानी कि आपको देखना है कि इस प्रकार की आपकी एक दीवार है और उस दीवार को खड़ा करने में, एक दीवार है इस प्रकार से, उस दीवार की हमें क्या क्या दी हुई है। दीवार की लंबाई दी हुई है हमें 5 मीटर, चौड़ाई हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दी हुई है 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो दीवार होती है हमारी वो किसके आकार की होती है, तो आप कहेंगे घनाभ के आकार की। ठीक है दोस्तों, तो दीवार जो होती है वो हमारी किसके आकार की होती है, घनाभ की, क्योंकि उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ में ऊंचाई होती है, तो वो एक किसके आकार की हो गई, हमारी घनाभ के आकार की। ठीक है दोस्तों, तो दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमने यहाँ लिख ली है। उसके बाद में ईंट की लंबाई। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से जहां भी आपको देखने को मिले तो ये सबसे पहले जो होती है, यानी कि ईंटों में इस प्रकार से तीनों चीज आपको देखने को मिले तो ये हमेशा हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जहां भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए घनाभ वाले सवाल में, तो आपको याद रखना है पहली चीज लंबाई होती है। तो ईंट की लंबाई हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में ईंट की चौड़ाई हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर और ईंट की ऊंचाई हमें दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो देखें दोस्तों, यहाँ हमारे सभी सेंटीमीटर में है और यहाँ पर भी ये 1 सेंटीमीटर में है और 2 मीटर में है, तो हम इन दोनों को भी काहे बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। जब 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो किसका गुणा करेंगे, 100 का, तो ये हो जाएगा हमारा 500 सेंटीमीटर। ये हमारा सेंटीमीटर में है और इस 3 को भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 300 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको इस प्रश्न को करने का मैं तरीका बताता हूं। यहाँ से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 2020 की दृष्टि से भी बनता है कि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि कितनी ईंटें दीवार में लगेगी। यानी कि आपको सबसे पहले तो किसका आयतन निकालना है, दीवार का आयतन निकालना है और हमें दिया हुआ है ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ईंट का आयतन निकालना है। फिर पूरी दीवार के आयतन में हम किसका भाग दे देंगे, ईंट के आयतन का, तो हमारे पास किसकी चीज आ जाएगी, ईंट की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इस सवाल को दोनों तरीके से कर सकते हैं, पहले हम दीवार का आयतन निकालें, फिर ईंट का आयतन निकालें, फिर भाग दें, और डायरेक्ट हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ईंट की संख्या बराबर दीवार का आयतन। दोस्तों आपको याद ये रखना है यहाँ कि हमारी जो ईंट होती है वह भी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है, और साथ में हमारी जो दीवार है वो भी किसके आकार की होती है, घनाभ के आकार की होती है। तो हमारी जो ईंटों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी दीवार की संख्या आयतन बटे ईंट का आयतन, जो कि दोनों का आयतन किसके बराबर होता है, घनाभ के आयतन के बराबर। तो ईंट की संख्या बराबर अब आप वो घनाभ का आकार क्या होता है हमारा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको यहाँ ऊपर लिखनी है दीवार की और नीचे लिखनी है ईंट की। तो हमारी दीवार की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है ये रही आपके सामने 500, चौड़ाई है हमारी 30, ऊंचाई है हमारी 300। तो ये तो हो गई दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। साथ में हमें किसकी, ईंट की जो है, ईंट की लंबाई है 20, चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 7.5। ठीक है दोस्तों, आप इसे काटिए, हमारा सवाल हो जाएगा। यानी कि 0 से हम 0 इसमें यहाँ काट लेते हैं, 0 से 1 0 यहाँ काट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 से आप काटेंगे इसे, 2 से ये 25 बार कट जाएगा। यहाँ से हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक इधर चल जाएगा, 3 पंजो 15, 2.5 से आप 2.5 और 25 को काटेंगे तो हम कट जाएगा ये 10 बार। तो हमारे पास जो ऊपर वाली संख्याएं बच जाती है वो बच जाती है 10 इंटू 1 तो हो जाएगा, बीच वाला 1 बच गया, और इंटू 300। बाकी नीचे हमने सब काट दिए, तो 10 इंटू 300 हमारा हो जाता है 3000 ईंटें, जो कि हमारा क्या है दोस्तों इस सवाल का आंसर। कि आपको इतनी
आयतन की दीवार में इतनी ईंटें लगा इतनी ईंट की आयतन है, तो उनमें हमें कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी इतनी इस दीवार के अंदर? 3000 ईंटें। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है। यानी कि आपके सामने क्या है, एक कुआं है जिसे हम खोद रहे हैं और उसका व्यास हमें दिया है कितना है, 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, एक कुआं खोद रहे हैं और उसका व्यास दिया है 7 मीटर। कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, यानी कि जो हम खोद रहे हैं इससे मिट्टी निकल रही है बाहर, तो उस मिट्टी को बाहर लाकर क्या कर रहा है, देखिए कि 22 इंटू 14 इंटू 2.5 मीटर, ये सभी मीटर में दिए हुए हैं दोस्तों, या मीटर लगा सकते हैं आप। 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू 2.5 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है दोस्तों। जहां मैंने अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कि जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार तीनों दिए हो साथ में, तो वहां किसकी बात आ जाती है, घनाभ की। यानी कि चबूतरा, चबूतरा किसे कहते हैं, तो हम देखते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों कि इस प्रकार से बैठने के लिए जो बैठक तैयार की जाती है, उस बैठक को हम क्या कहते हैं, चबूतरा कहते हैं। तो यहां से ये कुएं से मिट्टी निकाल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं, यानी कि बैठने के लिए चबूतरा बना रहे हैं। तो क्या याद करना हमें, तो कुएं की गहराई याद कीजिए। यानी कि अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि यहाँ हम कितना बड़ा चबूतरा बनाएंगे, तो जितना हम कुआं खोदेंगे, यानी कि कुएं के अंदर से जितनी मिट्टी हम निकालेंगे उतने का ही हम चबूतरा बनाएंगे। तो यहाँ हम क्षेत्रफल की बात करेंगे या आयतन की। तो कल मैंने आपको एक डिब्बे से उदाहरण भी बताया था कि यदि हम उसके अंदर से निकली हुई पूरी चीज की बात करते हैं कि उसमें मिट्टी भरी हुई है, उसमें तेल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, तो वहां बात आ जाती है आयतन की। यानी कि ये जो हमारा कुआं है ये किसके आकार का, बेलन के आकार, यानी कि बेलन के आयतन को हम किसके बराबर कर दें, चबूतरा, यानी कि घनाभ के आकार आयतन के बराबर। यानी दोनों के आयतन को हम बराबर रख देते हैं तो हमें किसकी आसानी से निकाल सकते हैं, ऊंचाई, हम कुएं की ऊंचाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया है प्रश्न में, आप वो लिख लीजिए। हमें दिया है कुएं का, या बेलनाकार कुएं भी लिख सकते हैं आप, तो बेलनाकार कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर। साथ में हमें दी हुई है जो चबूतरा है या घनाभ के आकार का चबूतरा, ये चबूतरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई हमें दी हुई है 22 मीटर, चौड़ाई हमें दी हुई है 14 मीटर, ऊंचाई हमें दी हुई है 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमें निकालना है, यदि हम इन दोनों के आयतन को बराबर रख देते तो हमारी ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि मैं आपसे कहूं कि कुएं के द्वारा कुएं से निकली मिट्टी बराबर चबूतरे की मिट्टी। ठीक है दोस्तों, यानी कि कुएं से निकली मिट्टी जो है वो बराबर है चबूतरे से निकली मिट्टी के। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की। तो कुआं कैसा है, बेलन के आकार का। तो हमारा बेलन का हमारा बेलन का जो ये होता है, बेलन का जो हमारा आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमने कल देखा था कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरे की मिट्टी, चबूतरे का आयतन क्या है दोस्तों, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्योंकि चबूतरा हमारा किसके आकार का है, चबूतरा हमारा जो है वो किसके आकार का है, हमारे घनाभ के आकार का। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको। अब देखिए यहां से मैं सबके मान लिख देता हूं। पाई का मान 22/7, आर है हमारी कितनी है, कुएं की व्यास 7, यानी कि 7। अगर यहाँ से व्यास हमें दिया है, यहाँ से अगर त्रिज्या हम निकालते हैं तो त्रिज्या हमारी हो जाती है 7/2 बराबर आर। तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से 7/2। तो पाई आर स्क्वायर एच हमें ज्ञात करना है, तो मैं इस एच को ऐसा का ऐसा लिखूंगा। साथ में इधर लिखेंगे दोस्तों हम 22 इंटू 14 इंटू 2.5। ठीक है दोस्तों, 22 इंटू 14 इंटू 2.5। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो ज्ञात करना है यानी कि ऊंचाई निकालनी है, तो हम ऊंचाई को इधर रहने देंगे और बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो आप देखेंगे 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 11 बार, तो 11 7 77,
बटे 2, हाँ क्या 77/2 इंटू एच बराबर 22 इंटू 14 इंटू 2.5। जब एच ज्ञात करना है तो हम सबको उधर भेज देंगे, तो 22 इंटू 14 इंटू 2.5 बटे, जब ये 77 उधर जाएगा दोस्तों तो 77/2 उधर भेजेंगे तो 77 तो भाग में, जबकि 2 का जाएगा हमारा ऊपर गुणा में। ये 2 ऊपर, जो कि ये भाग में है, ये गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, और ये नीचे भाग में है तो ये जाएगा गुणा में। अब इसे आप काट सकते हैं, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 साती 77, 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो हमारे पास बचता है 2 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 8 4 20, यानी कि 20.0, यानी कि हमारी जो इसकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों वो हो जाएगी 20 मीटर। यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर। तो हमने देखा कुएं की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, एच बराबर 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इस सवाल को जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद में आपके लिए अगला सवाल, आप रोककर वीडियो को इसको नोट कीजिए। इसके साथ में अगला सवाल आपके सामने में लेके आ रहा हूं। एक शंकु, गोले तथा अर्धगोले, शंकु, अर्धगोले तथा बेलन एक ही आधार व ऊंचाई पर स्थित है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। यानी कि देखिए दोस्तों, एक तो है हमारा शंकु, एक है हमारा अर्धगोला और एक है हमारा बेलन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इस सवाल में 3 चीज दी हुई है, एक तो शंकु, एक अर्धगोला और बेलन। इन तीनों के आपसे बोला है कि इनका आधार व इनकी ऊंचाई, यानी कि इस प्रश्न में आपको जो त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या r जो है हमारी इन तीनों की, यानी कि हमारी जो त्रिज्या है, त्रिज्या इन तीनों सवाल के लिए हमारी r बराबर है, और साथ में इसके आधार और ऊंचाई, और ऊंचाई जो है हमारी h, यानी कि तीनों के लिए, यानी कि शंकु, आधार और बेलन, शंकु, अर्धगोला और बेलन, इन तीनों की जो आधार है, यानी कि त्रिज्याएं तीनों की बराबर है और तीनों की ऊंचाई भी बराबर है। इस कंडीशन में इन तीनों का आपको आयतन बताना है। तो दोस्तों तीनों के सूत्र लिखिए, जो कटता है उसे काटिए, और इसका आंसर मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों, सन 2020 की दृष्टि से। तो हमने सभी जो इंपॉर्टेंट सवाल आने की दृष्टि से थे उनको देखिए दोस्तों, 100% आपके सभी सवाल यहाँ से बैठ सकते हैं, पर उसके लिए आपको सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ऐसा नहीं तो इनके जैसा सवाल आपको एग्जाम में जरूर 100% देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने बहुत तैयारी के साथ में कुछ प्रश्न आपके लिए छांटे हैं, तो आप इन तीनों का प्रश्न मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। साथ में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा हौसला बना रहे। और अच्छी से अच्छी घर पर रहकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों, और जल्दी से सभी दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कल मैं आपके सामने और अच्छे प्रश्न और अच्छी प्रश्नावली लेकर वापस आऊंगा। इसी के साथ आज की प्रश्नावली को यही, आज की जो वीडियो है यही खत्म करते हैं, हम क्लास को यही खत्म करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।